आपसे कुछ देर पहले आप मेरे दोनों सहयोगियों को सुन रहे थे कैसे रोज़गार की बात की जाए, लेकिन रोज़गार तब मिलेगा जब आप पढ़ाई लिखाई कर लेंगे, और पढ़ाई लिखाई अगर स्कूल की हो गई तो उच्च शिक्षा भी ज़रूरी है। तो इस वक्त हमारे साथ प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षित हैं, डॉक्टर हैं, पीएचडी हैं, डॉक्टर मोहन यादव जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मोहन जी, आपके ऊपर जिम्मेदारी ये है कि शिक्षा को ऐसी बनाया जाए जो रोजगार परक भी हो, क्योंकि आपसे पहले आपके सहयोगी मंत्री जी से हम चर्चा कर रहे थे तो हमारे यहाँ डिग्रियाँ लेने का बहुत शौक है। लोग बीए कर रहे हैं, फिर एमए कर रहे हैं, फिर एमफिल भी कर लेते हैं, फिर पीएचडी भी कर लेते हैं, फिर डीलिट भी कर लेते हैं। लेकिन जब रोजगार की बात आती है तो 15-15, 20-20 साल बाद वैकेंसियाँ निकलती हैं कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की, और बहुत से मेरे बैच के तो जो सामान्य वर्ग के थे या और भी, चाहे वो एसटी के हों चाहे एससी के हों, कई लोग तो ओवर एज हो गए। मंत्री जी, आपके सामने कितनी बड़ी चुनौती है रोजगार परक शिक्षा के लिए? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेश के जी न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूं, नमस्कार करता हूं, और आज आपको बधाई देना चाहूँगा कि ये आपने एक अच्छी चर्चा, सार्थक चर्चा समसामयिक विषयों पे लेकर के किए हैं और सीधा प्रसारण कर रहे हैं। मैं जी न्यूज़ और उसके सारे परिवार को बधाई देना चाहूँगा। दूसरा, आपने एक विषय, बड़ा मौजू उठाया है। ये विषय आज और कल का नहीं था, ये जाएगा 1835 तक, जब लॉर्ड मैकाले आए और लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शासन की व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए एक शिक्षा नीति के नाम पर शासन के एक पर्टिकुलर दृष्टि लाए, जिसके माध्यम से वो अपने शासन को मजबूत करने के लिए कुछ लोगों का समूह बनाना चाहते थे। दुर्भाग्य से 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तब उस पर कोई संशोधन होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। काल के प्रवाह में 2 बार और इसमें प्रयास हुए। एक प्रयास हुए जब हमारे बीच में इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने इस दिशा में बात कही, 1968 में इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने प्रयास किए लेकिन कुछ नहीं बदला, वो का वही सिस्टम बना रहा। दोबारा प्रयास हुए राजीव गांधी जी के टाइम पे, वो 86 की बात थी, पहले 68 में हुआ फिर 86 में। लेकिन मैं माननीय मोदी जी को बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने जब नई शिक्षा नीति लॉन्च की है उसमें उन सारे प्रश्नों का उत्तर जो आपने खड़े किए उसमें उत्तर दे रहे हैं कि हमारे यहाँ उच्च शिक्षा में सबको क्यों आना चाहिए। लगभग जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण समय हर कोई व्यक्ति अपना बिगाड़े, ये उचित नहीं है। तो प्राइमरी शिक्षा के साथ ही जैसे ही मिडिल की शिक्षा में आते हैं, वो अपने रुचि के हिसाब से वो अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट को लेकर के वो अपनी लाइन बनाए, और उस बलबूते पर वो कोई तकनीकी क्षेत्र में जाना चाहता है, वो जिस भी उसकी रुचि उस दिशा में, और जिनको वाकई में उच्च शिक्षा में रुचि है वही अपने यहाँ आए। तो ये नई शिक्षा नीति का जो ड्राफ्ट बना 2020 का, उसमें उन सारी बातों के उत्तर आ रहे हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अभी स्कूल शिक्षा में तो थोड़ी गुंजाइश है, लेकिन उच्च शिक्षा में हमने इसी सत्र से नई शिक्षा नीति लागू कर दी है जो बहुसंकायवादी है, जिसमें हम सब प्रकार के कोर्स पढ़ना चाहेंगे और वो आपको मिलेंगे भी सही। उसी में हमारी जो अभी माननीय ओम जी एमएसएमई मंत्री बोल के गए हैं, व्यावसायिक शिक्षा को भी हमने महत्व दिया है कि जो बच्चा निकल कर जाए वो अगर किसी पर्टिकुलर किसी एक विषय में दक्ष हो जाएगा जिसमें उसको रोज़गार मिलेगा तो वो उसका चांस होना चाहिए। और इसी बलबूते पे हमने अपने प्लेसमेंट के लगभग 52 सरकारी जिले, 52 ही जिलों में प्लेसमेंट अधिकारी की नियुक्ति की है, रोज़गार मेले लगा रहे हैं। और ये जो सेल्फ फाइनेंस के कोर्स के माध्यम से अलग अलग क्षेत्र का, जैसे मध्य प्रदेश का भौगोलिक एरिया बहुत बड़ा है, तो कोई टूरिज़्म में रोज़गार मिलता है, कहीं माइनिंग अलग है, कहीं हेल्थ का सेक्टर बहुत अच्छा है, तो ऐसे कोर्स जो उच्च शिक्षा में जोड़ के चलाए जा सकते हैं, ये हमने छूट भी दी है और बच्चों को एडमिशन लेकर के वो अपने कोर्स पढ़ाई या अनुमति भी दे दी है। मंत्री जी, मेरा सवाल डॉक्टर मोहन यादव से है, जो पीएचडी होल्डर हैं और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, काल गणना पर भी चर्चा करते हैं। उज्जैन से आप आते हैं, महाकाल की नगरी है। मैं अगर मंत्री जी से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक विधायक जी से बात कर रहा हूँ, जनप्रतिनिधि से बात कर रहा हूँ कि जो उच्च शिक्षा का स्तर है मध्य प्रदेश का, जब आप टॉप 100 की बात करेंगे, विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयों की बात करेंगे, जब आप हायर एजुकेशन में बात करेंगे कि मध्य प्रदेश कहाँ खड़ा है, तो आप
अपनी रैंकिंग से संतुष्ट हैं? क्योंकि हम बहुत अच्छी स्थिति में नहीं हैं। आप ये मानेंगे ये दोष आपका नहीं है, ये दोष व्यवस्था का है, ये लंबे समय से चला आ रहा है। लेकिन हम मध्य प्रदेश में एक डीयू, एक जेएनयू, एक आईआईटी की अगर मैं बात करूं कि आईआईटी दिल्ली हो, मद्रास हो, आईआईटी खड़गपुर हो, इस तरह के इंस्टीट्यूट क्यों डेवलप नहीं कर पाए हम? देखिए, ये थोड़ा सा बात में फ़र्क है। हमारे यहाँ मिनिस्ट्री बटी हुई है। अगर आप उच्च शिक्षा की बात करेंगे तो आप जिन पे आईआईटी, आईआईएम की बात करेंगे, इसका मंत्रालय अलग है। मेडिकल शिक्षा का मंत्रालय अलग है। एग्रीकल्चर ये अलग है। लॉ की दो तरह की व्यवस्था है। नेशनल यूनिवर्सिटियाँ जबलपुर और भोपाल, धर्मपाल यूनिवर्सिटी जबलपुर है, नेशनल यूनिवर्सिटी लॉ अपने यहाँ है। लेकिन लॉ हमारे अपने विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में भी हम पढ़ाते हैं। तो चूंकि स्वाभाविक रूप से उनकी अपनी अलग अवस्था है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि नई शिक्षा नीति में अब बहुसंकायवादी व्यवस्था का कल्पना की गई है। तो बहुसंकाय व्यवस्था में हमारे पास में कमोबेश, जैसे एग्रीकल्चर एक सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर अपना एक संकाय है। तो इसको हमने अपनी माननीय महामहिम की मौजूदगी से इस सत्र से चालू कर दिया है कि अब कृषि विश्वविद्यालय के बलबूते पर कृषि महाविद्यालय खुले, केवल वही पढ़ाए। तो ये असंगत बात है। प्रधानमंत्री का रोड मैप ये है। मोहन यादव की प्राथमिकता क्या है? सरकार ने एक रोड मैप बना लिया, लेकिन कहीं तो से शुरू करना पड़ेगा। शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, ये बात सही है कि जब मैं बैठा था तब मुझे ध्यान में आया कि लगभग 150 कॉलेज ऐसे हैं जिनके अपने भवन नहीं हैं। कोई किराए के कमरे में चल रहा है, कोई पंचायत भवन में चल रहा है। लेकिन मेरे बैठने के बाद कोरोना के कठिन काल के बावजूद भी आज की स्थिति में ऐसा हो गया है कि एक भी कॉलेज ऐसा नहीं बचा जिसके पास भूमि अगर सरकार ने उपलब्ध करा दी जिले में, तहसील में, तो उसका स्वयं का भवन बनना प्रारंभ नहीं हो जाए। लगभग 150 कॉलेजों के लिए हमने प्रयास प्रारंभ किया है। जहाँ पर बैठने की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता थी तो वहाँ सब दूर हमने निर्माण कार्य चालू किए। मोटे तौर पर आपको बताना चाहूँगा कि 47 से लगा करके 2020 तक सभी प्रकार के उच्च शिक्षा में जो निर्माण कार्य वो लगभग 500 करोड़ के नहीं हुए। लेकिन कोरोना के कठिन काल के बावजूद भी 1,500 करोड़ के काम हमने अभी चालू कराए हैं। अर्थात ये प्राथमिकता के आधार पर ही करा रहे हैं कि हमारे अगर महाविद्यालय में विकास नहीं होगा, महाविद्यालय की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी, तो उच्च शिक्षा के लिए फिर हम तो बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। और मुझे संतोष है, माननीय मुख्यमंत्री ने पर्याप्त धन दिया और हमने इस दिशा में काम चालू किया। वर्ल्ड बैंक, रूसा, इसके माध्यम से भी पैसा लाए। अर्थात जो भी स्रोत हमारे थे, सभी स्रोत से संसाधन इकट्ठा करते हुए ये सारे बदलाव के काम हम कर रहे हैं। लेकिन जो वैकेंसीज हैं मंत्री जी, वैकेंसीज को लेकर बड़ा चिंता रहती है कि वैकेंसीज जो प्रक्रिया है वो लंबी है और एडहोकिज्म बहुत है। व्यवस्था में परिवर्तन कब आएगा? जैसे आपने भी तो एक मकसद बनाया कि 150 कॉलेजेस के लिए बिल्डिंग की व्यवस्था करनी है, ज़मीन की व्यवस्था हो जाए, फंड की व्यवस्था हो जाए। लेकिन सब कुछ तो है, बिल्डिंग भी है, शानदार भवन भी हो गया, ये ज़मीन भी हो गई, सब कुछ, लेकिन जो पढ़ाने वाले वही नहीं, तो कैसे होगा काम? नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दो, इस पे दोनों तरह से हम काम कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए लगभग 800 पदों का इसी साल हमने मंजूरी वित्त से ली है, जबकि कोरोना के कारण से एक पद की मंजूरी बहुत कठिन जाती है। और उसी के साथ साथ जो हमारा बैकलॉग की सारी भर्ती, उसकी हम पद तुरंत निकालने वाले हैं, पीएससी के माध्यम से भरने वाले हैं। एक कठिनाई तो आपको भी नॉलेज में कि जो सभी विभागों पे आ रही है, ये जो आरक्षण वाले मुद्दे जो अभी कोर्ट में लंबित हैं, जब तक थोड़ा सा इनका निराकरण नहीं होगा, ये थोड़ी उलझन हमारे सामने जरूर है। अदरवाइज इसमें हम अपनी तरफ से भर्ती करने के लिए हमको पूरी छूट है और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय, भोपाल का बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, सब ने अपनी अपनी नियुक्तियाँ खोली हुई है। और इसी प्रकार से अपने शासन के लेवल पे पीएससी से भी बैकलॉग की भर्ती का विज्ञापन जारी होने वाला है। और हमारी जो 5% की लिमिट है, वो हर साल हमने कहा कि 3 साल अगर लगातार भर्ती करेंगे तो सारे पद हम भर लेंगे, हमको कोई इस बात की तकलीफ नहीं आएगी। लेकिन तब तक भी, जब तक आज ये पूरी भर्ती अपनी परमानेंट नहीं हो जाती है, हमने जनभागीदारी के माध्यम से, सेल्फ फाइनेंस के माध्यम से, यहाँ तक कि जो हमारे अतिथि विद्वान काम कर रहे हैं उनको कोरोना के कठिन काल के बावजूद भी किसी को बाहर नहीं किया। हमने सबको अपने महाविद्यालय से जोड़े रखा कि आप ऑनलाइन पढ़ाइए, लेकिन पढ़ाने के मामले में हम पूरे गंभीर हैं और उस दिशा में काम कर रहे हैं। वैसे तो आप डॉक्टरेट हैं, पीएचडी हैं। एक सवाल ऐसा है जिसका जवाब मिलता कम है और सत्ता में कोई हो, सब अपने हिसाब से चलते हैं। मैं एक विद्यार्थी के तौर पर पूछ रहा हूँ कि शिक्षा का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए,
ये सब कहते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो लेफ्ट हो, चाहे ममता हो, चाहे समता हो, चाहे जेडीयू हो, सब कहते हैं। लेकिन जब शिक्षा के मंदिर में वाइस चांसलर्स की नियुक्ति की बात हो, रजिस्ट्रार्स की नियुक्ति की बात हो, तो उसमें देखा जाता है कि कौन पार्टी से, संगठन से संबद्ध है। कांग्रेस वाले अपने से जुड़े लोगों की नियुक्ति कर देते हैं, बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगते हैं कि वो संघ परिवार से जुड़े हुए लोगों की नियुक्ति कर देते हैं। तो ये वाइस चांसलर्स की नियुक्ति में भी क्या पार्टियों का, संगठन का दखल होना चाहिए, या आपको लगता है कि एक निष्पक्ष पैनल होना चाहिए, मेरिटोरियस जो होंगे, जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड जो हो वो एक्सीलेंट हो, उन लोगों को लाया जाए, तब उस विश्वविद्यालय की छवि ये होगी यहाँ तो फलाने वाइस चांसलर के नेतृत्व में ये यूनिवर्सिटी आगे बढ़ रही है। आपसे मैं एक राजनेता के तौर पर नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ डॉक्टर मोहन यादव के तौर पर। आपको नहीं लगता कि ये होना चाहिए कि देश के सबसे प्रतिष्ठित लोगों को वाइस चांसलर बना के लाइए ताकि वो छात्रों का मार्गदर्शन कर सकें? तिवारी जी, आपने जो प्रश्न पूछा है, थोड़ा सी मैं आपको इसकी प्रक्रिया बताना चाहूँगा कि वाइस चांसलर की नियुक्ति महामहिम राज्यपाल द्वारा होती है। उसकी एक पैनल बनती है जिसमें शासन का भी एक प्रतिनिधि होता है, एक यूजीसी का मेंबर होता है, एक गवर्नर अपना नामिनी तय करते हैं। लेकिन ये मैं आपको जरूर आश्वस्त करना चाहूँगा महामहिम की तरफ से भी कि महामहिम पूर्व में आनंदीबेन थी, वर्तमान में मान्यवर मंगू भाई पटेल है। लेकिन इस बात का संतोष है कि ये हमारे पूरे टेन्योर में एक भी कोई इस टाइप की नियुक्ति नहीं हुई है जिसमें किसी के क्षमता पे, शैक्षणिक योग्यता पे या उसका कोई इस टाइप का ट्रैक रिकॉर्ड हो जिसके आधार पर हम प्रश्न चिन्ह उठाएं। क्योंकि आमतौर पर कई बार पूर्व आईएएस की नियुक्तियां हो जाती थी या किसी और क्षेत्र से ला करके भी बना देते थे। लेकिन अब जब यूजीसी ने मापदंड बदले हैं और हमारी सब तरफ की प्रयास है कि जो वाकई जिस क्षेत्र के जानकार हैं उनको लेकर के आए, बल्कि इससे आगे बढ़ कर के भी जो विश्वविद्यालय जिस कल्पना से खोले गए वो उस पर भी काम करे। इस पर भी हमने काम किया। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, अब इसकी कल्पना ये की गई थी कि आज नई शिक्षा नीति तो ये बोल रही कि आप न केवल राष्ट्रभाषा बल्कि क्षेत्रीय भाषा में भी अपनी सभी प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा भी आप दे सकते हो। लेकिन ये कमी थी कि अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में अगर उनको हिंदी की किताबों छापने की बात करेंगे तो चिकित्सा, अभियांत्रिक, ऐसे कई व्यावसायिक पाठ्यक्रम जिनकी पूरी तौर पे अभी अपनी राष्ट्रभाषा में पुस्तकें उपलब्ध नहीं है। लेकिन भारत सरकार भी प्रयास कर रही है और हमने भी कोशिश की है। हिंदी ग्रंथ अकादमी हमारा अपना विभाग बैठा है और हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति को बिठाया है। अलग अलग ये जो हमारे प्राइवेट सेक्टर के महाविद्यालय हैं और विश्वविद्यालय हैं उनसे बैठ करके इनके लिए अपने अपने विद्वानों से उस पुस्तक का अनुवाद हिंदी में करा करके इन पाठ्यक्रम को लागू करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। एक और क्षेत्र होता है जो राजनीति के लिए मैं कहूँ कि एक उर्वर ज़मीन होती है, जिसमें उस उर्वर ज़मीन में छात्र नेता निकलते हैं, राजनीतिज्ञ बनते हैं, बड़े बड़े आगे चलकर वो संगठन में पद पाते हैं, पार्टियों में भी जुड़ जाते हैं। तो ये छात्र संघ चुनाव एक आधार माना जाता था कि राजनीति के लिए नई पौध तैयार होगी। चुनाव में क्या दिक्कत है? चुनाव नहीं होनी चाहिए क्या? देखिए, मैं अगर आप मेरे से बात कर रहे हैं तो मैं तो इस पे 100% सहमत हूँ। मेरी शुरुआती विद्यार्थी परिषद के छात्र संघ चुनाव से हुई है और वो चुनाव जब हमारे लिए पूरा कॉलेज वोट देता था। मैं 1982 में पहली बार जॉइंट सेक्रेटरी बना, 83-84 में प्रेसिडेंट बना, यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट बना। तो मैं सैद्धांतिक रूप से तो सहमत हूँ, लेकिन अभी कोरोना के काल के कारण से हम अपने कॉलेज ही सही नहीं चला पा रहे हैं। तो जैसे कोरोना का समय निकलेगा, छात्र संघ चुनाव के मामले में माननीय मुख्यमंत्री भी सहमत है, जैसे अनुकूलता आएगी हम तुरंत उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। एक और क्षेत्र जिसकी बहुत चर्चा आजकल है, खेलो इंडिया। तो मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा के जो स्थान हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हों, चाहे कॉलेजेस हों, चाहे व्यवस्था पूरी है, क्या वो खेलो इंडिया के हिसाब से अगर मैं देखूं तो वो फिट है या अभी मध्य प्रदेश को बहुत आगे जाना है खेलो इंडिया के लिहाज से? अब मैं फिर वही कहूँगा कि ये मेरा विभाग नहीं है, ये स्पोर्ट्स का अपना एक मंत्रालय है जिसकी मान्यवर मंत्री हमारी यशोधरा जी है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत के जितने हमारे स्पोर्ट्स टीचर हैं, हमारे अपने ग्राउंड बनना चाहिए, खेल के लिए पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। उससे आगे बढ़ के कह रहा हूँ कि इस साल जो नई शिक्षा नीति लागू हुई, अभी तक खेलों को हमारे यहाँ पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं माना गया, एनसीसी को नहीं माना गया है, एनएसएस को नहीं माना गया है। हमने इन सबको पाठ्यक्रम में इनके बाकायदा क्रेडिट सिस्टम के आधार पर इनकी मान्यता दी है। इन पे प्रश्न पत्र होंगे,
इनके अंक सूची में इनका महत्व रहेगा। इसका अर्थ ही है कि हम खेल के बारे में कितने गंभीर हैं। और ये नई शिक्षा नीति पूरे देश में लागू हो रही है, तो पूरे देश में अब खेल के बारे में दृष्टिकोण बदल जाएगा। पहले खेलने का सब्जेक्ट खाली शारीरिक मजबूती से था, अब ये पाठ्यक्रम का हिस्सा हो रहा है। तो आने वाले समय में इसका एक अलग ही दृष्टिकोण होगा और उसका लाभ मिलेगा। साथ ही साथ जो हमारे अपने, जैसे उदाहरण के लिए मैं विक्रम विश्वविद्यालय की बात करूँ, अभी हमने शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय वहाँ भी चालू कर दिया है। तो ये जो शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, फिजिकल कॉलेज खोलने वाली बात है, हम गंभीर हैं और जो भी प्रस्ताव आ रहा है हम तुरंत मंजूरी देते जा रहे हैं। ये सब खेल को प्रोत्साहन देने के लिए ही है। अब मैं विभाग की बात बदल देता हूँ, खेल की बात ही कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मुझे लगता था कि एक अच्छा टर्फ विकेट हो, अच्छा विकेट हो जहाँ पे हम क्रिकेट खेल सकें, अच्छा बैडमिंटन कोर्ट हो जहाँ पर हम बैडमिंटन खेल सकें। तो हम काम चलाऊ बना लिया करते थे हॉस्टल में जबलपुर में। और जब मैं भोपाल आया तो मुझे लगा कि ये बड़ा शहर है, राजधानी है, सुविधाएं होंगी, लेकिन वहाँ की दशा भी, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय नया नया बना था तब, तो वहाँ की दशा भी वैसे ही थी जैसे जबलपुर की थी। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि विभाग किसका है, मैं नहीं जानता। मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग आपके पास है, उच्च शिक्षा के अंतर्गत जो कॉलेजेस आते हैं, जो विश्वविद्यालय आते हैं, उसमें अगर गुणवत्ता परक, मैं अगर कई राज्यों की बात करूँ, खासतौर पर उड़ीसा की बात करूँ तो वहाँ हॉकी को लेकर बड़ा जुनून है, या मैं पंजाब की बात करूँ तो वहाँ पर अलग अलग गेम्स में बॉक्सिंग की बात है, कुश्ती की बात है, कबड्डी की बात है, आजकल तो भाला फेंक का एकदम बोलबाला है नीरज चोपड़ा के ओलंपिक मेडल जीतने के बाद। या हॉकी की टीम में आप देखें कि हमारे यहाँ से मध्य प्रदेश से एक ओलंपियन जिसको आपकी सरकार ने डीएसपी भी बनाया। तो ऐसे 100 युवा प्रतिभा मध्य प्रदेश की उच्च शिक्षा विभाग के जरिए क्यों नहीं निकल सकते? क्योंकि आप कहीं ऐसी जगह, भोपाल आपका ऐशबाग स्टेडियम जो है केवल हॉकी के लिए जाने जाते थे हम, इंदौर हमारा क्रिकेट के लिए जाना जाता है कि अच्छा खिलाड़ी निकलते हैं। तो अगर मोहन यादव जी खुद एक कॉलेज को चुन लें कि ये कॉलेज केवल तीरंदाजी करेगा, ये हॉकी करेगा, ये क्रिकेट खेलेगा या बाकी, तो ऐसा कुछ हो सकता है? जो मैंने आपको उत्तर दिया मैं दोबारा उसको दोहराता हूँ। जो अपना हमारा आपका समय जो था उसमें ये पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं था, वो हमारी मर्जी पे डिपेंड करता था। जैसे मेरा जो खेल का शौक है, मैं कुश्ती खेलता था या मैं स्विमिंग करता था या मैं रनिंग करता था, तो मेरा अपने लिए उस समय पाठ्यक्रम का इसका कोई गुंजाइश नहीं थी। मेरे पास समय निकाल करके मैं उसके लिए अपनी रुचि के हिसाब से करता था, या वो हमारी अंतर महाविद्यालय ने अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता होती जिसके बलबूते पे हम निकलते थे, लेकिन उसके कोई एक सर्टिफिकेट के अलावा कोई मान्यता नहीं थी। लेकिन आज हमने उससे आगे जाके बात कर रहा हूँ। मैंने कहा कि अगर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने की बात की तो कॉलेज अगर है और उसमें खेल का ग्राउंड नहीं तो वो कॉलेज नहीं मान रहे हम उसको। कॉलेज में खेल का ग्राउंड होना ही चाहिए। उसी प्रकार से खेल का शिक्षक भी होना चाहिए, साथ साथ हमने उसको पाठ्यक्रम के अंदर भी हिस्सा दिया है। तो ये उसी प्रकार की जो आपकी मेरी दोनों की कल्पना है कि हमारे यहाँ खेल का भी उतना ही महत्व होना चाहिए जितना बाकी पाठ्यक्रम का है। अब वो गया जमाना जब खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, या जो उल्टी कहावत चलाते थे। अब तो खेलोगे कूदो वाकई नवाब बनेगा, वो पढ़ोगे लिखोगे, ये जो बात आ रही है, पढ़ना लिखना तो अपनी जगह है, लेकिन शारीरिक बलवान होना ये भी बहुत जरूरी है। मेरा आखिरी सवाल, मध्य प्रदेश को उच्च शिक्षा के मापदंड पर अगले 2 साल या 3 साल की बात करूं, लोग 10-10 साल, 20-20 साल, 25-25 साल, 50 साल की पॉलिसी लेकर आती हैं, तो आप कहां देखते हैं मध्य प्रदेश को अगले आने वाले 5 साल में? ये मान के चलता हूँ कि मैं आने वाले समय में हमारे अपने 32 राज्यों में आने वाले समय में मध्य प्रदेश का स्थान निश्चित रूप से प्रथम 10 राज्यों में आएगा। जिस ढंग से हम काम कर रहे हैं और कई मामलों में तो हम 10 से बढ़कर के भी अच्छी स्थिति में आएंगे। मोहन जी, अगर मैं महाकाल की बात करूं तो महाकाल कालों के काल महाकाल हैं। उस नगरी को लेकर ये कहा जाता है कि उसका विकास जो है वो मध्य प्रदेश का आईना होना चाहिए था। क्या वैसा आईना बन गया? देखिए, आपने उज्जैन की बात कही, मैं वहाँ से विधायक भी हूँ, मेरा संबंध भी है, और मध्य प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक स्थान उज्जैन आता है, जो हमारे लिए एक अलग से धार्मिक दृष्टि से भी जाना जाता है। लेकिन मैं उच्च शिक्षा का विभाग का मंत्री होने के नाते से इस मामले में गौरवान्वित हूँ कि आज से 5100 साल पहले भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा भी वहीं उज्जैन से हुई है। भगवान की जहाँ शिक्षा हुई उसको सांदीपनि आश्रम के नाते से जाना जाता है। तो जैसे मैंने कहा कि विक्रम विश्वविद्यालय में एक ऐसा 2000 साल पहले महापुरुष खड़ा हुआ है जिसने अपनी अलग अलग प्रकार से पूरे देश में
को जब भी न्याय की बात आएगी, वीरता की बात आएगी, गुणात्मक रूप से मंत्रिमंडल को चलाने की बात आएगी, दान देने की बात आएगी, तो वो विक्रमादित्य से बात जुड़ती है। तो उज्जैन को बहुत प्रकार से जानते हैं। उसमें एक प्रकार और भी है कि काल की गणना की नगरी होने से ये ग्रीनविच भी भविष्य का बनेगा, जहाँ स्टैंडर्ड टाइम दुनिया में उज्जैन से जाना जाएगा। 300 साल पहले तक दुनिया में स्टैंडर्ड टाइम कहीं से होता था तो वो उज्जैन से होता था, लेकिन गुलामी के काल में हम जब गुलाम हुए तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में 50 साल तक, आज से 300 साल पहले, ये सम्मान उनको मिला है। और 250 साल से अभी ग्रीनविच से ये स्टैंडर्ड टाइम तय हो रहा है। तो उच्च शिक्षा विभाग और साइंस टेक्नोलॉजी विभाग मिलकर के हम एक ऑब्जर्वेटरी बना रहे हैं, जिसमें ये साइंस के दृष्टि से आईआईटी इंदौर और आईआईएम इंदौर से जोड़ करके इसमें हम काम करा रहे हैं। फिजिक्स की एक बड़ी एक तरह से वहाँ लेबोरेटरी भी बनने वाली है, जिसपे एक ऑब्जर्वेटरी में टेलीस्कोप लगाया गया 13 करोड़ की लागत से, जिसमें भविष्य में इस दिशा में काम हो रहा है। वहाँ का विश्वविद्यालय भी और उस प्रकार से उन्नत हो रहा है, जो 5000 साल पहले की तुलना तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस काल की जो शिक्षा ग्रहण की गई थी कि 64 कलाएँ कौन कौन सी थी, 14 विद्या किस किस प्रकार की थी, जिसके बलबूते पर भारत दुनिया का विश्व गुरु जाना जाता था, आज की नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में वापस वो पुनर्स्थापित हो जाए। धार्मिक दृष्टि से पर्यटन बढ़ाने के साथ साथ हमारी अपने पुराने गौरवशाली इतिहास को भी जीवंत करने के साथ नई साइंस सिटी हम आप उज्जैन में बनाने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से केवल दर्शनार्थी उज्जैन नहीं आए, साइंस के जिज्ञासु भी वहाँ आए और वो अपने ज्ञान का समाधान पाए, और एक तरह से वो भारत के उस प्राचीन ज्ञान से भी परिचित हो और आधुनिक ज्ञान में भी वो कदम से कदम मिला के चल पाए। ये अवसर भी हम देना चाह रहे हैं। इस कार्यक्रम को खत्म करने से पहले मेरा आखिरी सवाल कि अक्सर हमने ये सुना है कि जो लोग पढ़कर निकलते हैं अपने विश्वविद्यालयों से, विद्यालयों से, महाविद्यालयों से, वो जब बड़े बन जाते हैं, बड़े ओहदों पर पहुंच जाते हैं, खूब पैसा कमा लेते हैं, तो वो अपने अपने कॉलेजेस में जाते हैं, अपने स्कूल में जाते हैं, अपने विश्वविद्यालय में जाते हैं और कुछ डोनेशन देते हैं। क्या ऐसी कोई परंपरा मध्य प्रदेश में है, या फिर ऐसी कोई शुरुआत हो जाए जहाँ पर जो लोग डोनेट करना चाहें या कोई भी सुविधा की व्यवस्था वो करना चाहें, या अपने माता पिता के नाम पर कोई एक बिल्डिंग ब्लॉक या किसी भी तरह की सुविधाएं देना चाहें, तो उच्च शिक्षा विभाग इसका स्वागत करेगा? निश्चित रूप से ये हमारा एक पद्धति है, मैं उस पर आगे बढ़ भी रहा हूँ। पूर्व छात्र परिषद के नाम से हम हर कॉलेज में अपनी एक परिषद बनाने जा रहे हैं। विश्वविद्यालय लेवल पे भी होगी, जिला लेवल पे भी होगी और अपने अपने महाविद्यालय स्तर पे भी होगी। हर एक किसी की इच्छा रहती है, जिस कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ उससे मेरा एक लगाव रहता है, तो आने वाले समय में वहाँ और वो बदलाव की दिशा में क्या क्या कर सकता है, या जो अभी तक चल रहा उससे वो अवगत होना चाहता है, तो इनके लगातार सेमिनार कराना, इनकी बैठकें कराना। और जैसे मैंने कहा कि नेक के दौरे में इनकी ग्रेडेशन में मार्किंग भी होती है, तो वो मार्क्स मिलेंगे जिस बलबूते पर प्राचार्य को हम ताकीद कर रहे हैं, पक्का कर रहे हैं कि हर हालत में आपको ये पूर्व परिषद छात्रों की बनाना ही बनाना है, और उन बलबूते पर जो दिए गए सुझाव है वो शासन तक भी पहुंचाएं, या जो वहाँ लागू कर सकते हैं अपने स्तर पर करें। 2 उदाहरण देके मैं अपनी बात पूरी करना चाहूँगा कि हमारे पास मकरोनिया करके स्थान है सागर जिले में, वहाँ का ही एक छात्र आए, उन्हें 2 करोड़ रुपये अपने महाविद्यालय में स्पोर्ट्स को विकसित करने के लिए दिए। अभी एक जबलपुर का उदाहरण मिला है कि लगभग 13 बीघा जमीन एक वहाँ के ही पूर्व छात्र ने कॉलेज बनाने के लिए दान की। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं, और उसकी कोई ऐसा नहीं कि उसकी 500 बीघा जमीन है, कुल 26 बीघा जमीन उसकी थी, लेकिन उसमें से भी 13 बीघा दी है। तो ये जो ऐसे दानदाता भी जिनके माध्यम से उच्च शिक्षा में बदलाव भी आएगा और एक तरह से समाज में उदाहरण आदर्श बनेंगे, उनको भी हम प्रेरित कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ऐसे जो दानदाता आएंगे उनके नाम पर तो महाविद्यालय उनके सुझाव अनुसार अगर नाम भी रखना पड़े तो हमको आपत्ति नहीं है, क्योंकि ऐसे आदर्श लोगों को सामने लाना चाहिए। जो समाज में केवल सरकार ही सब कुछ कर सकती है, गलत है। सरकार और समाज दोनों मिलकर कर सकते हैं, ये संदेश देना चाहते हैं। कहते हैं दान गुप्त होता है और दान वो होता है जो बताया ना जाए, और मैं पत्रकार के तौर पर तो जो कर सकता हूँ वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के साथ हम खड़े हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि आप भारत के भविष्य की जो नींव है वो आप जैसे मंत्रियों के कंधों पर रखने की जिम्मेदारी है। दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूँ कि अगर हम खुद आगे बढ़ेंगे, व्यक्तिगत तौर पर मैं चाहूँगा कि मैं खुद भी शुरुआत करूँ और आपकी इस मुहिम से मैं जुड़ूँ, और मैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों से और जो भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनसे अपील करूंगा कि उच्च शिक्षा के लिए अगर आप कोई मदद करना चाहते हैं, अपने कॉलेजेस के लिए, अपने विश्वविद्यालय के लिए, अपने संस्थान के लिए, या अपने उस फैकल्टी के लिए जहां से आप पढ़ लिख कर बहुत बड़े आदमी बने हैं, आपने कुछ नाम हासिल किया है, तो आप ज़रूर मध्य प्रदेश के
उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव से संपर्क कर सकते हैं और माध्यम हम बनेंगे, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बनेगा और हम ऐसी प्रतिभाओं का सम्मान आने वाले दिनों में मोहन यादव जी के करकमलों से, मुख्यमंत्री जी के जरिए हम उनको सम्मानित भी करेंगे और मध्य प्रदेश की जनता को और पूरी दुनिया को बताएंगे कि ऐसे भी दानवीर हैं, शूरवीर हैं जो अपनी जड़ों को नहीं भूले हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ बैठे हैं। मोहन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मंत्री जी।